अस्सलाम वालेकुम। टू बी फिट पाकिस्तान में खुशामदीद। आज टू बी फिट पाकिस्तान की गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने बच्चों की तरबियत कैसे की जाए और उससे उनका रवैया कैसे चेंज किया जाए। और हाजिर वक्त में जिस तरह हम मोबाइल का ज़्यादा यूज़ हो गया है तो बच्चे हमसे थोड़ा सा दूर हो गए हैं। इस पे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमने अपना टाइम दिया। जी मैम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टू बी फिट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपनी बात कहने का मौका दिया। ये आपकी आला ज़र्फ़ी और खुश अखलाक़ी है कि आप लोगों को बात करने का मौका देते हैं ताकि लोग अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम मोना है, मेरा ताल्लुक टीचिंग फ़ील्ड से है और मैं कॉग्निटिव बिहेवियरल कोच भी हूँ। और मैं पेरेंट्स को, टीचर्स को या केयर टेकर्स को, केयर गिवर्स को, बच्चों के केयर टेकर्स को इस बात के लिए कोच करती हूँ कि बच्चों को मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चों को मुख्तलिफ एज में किस तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए जो उनकी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज के लिहाज से हो और पॉजिटिव हो, किस तरह से उनको हम जिंदगी में मुख्तलिफ मोड़ पर हेल्प आउट कर सकते हैं। जी। जी मैम, हमारे पास एक फैमिली मेंबर ऐड हुआ है जिसका नाम मोबाइल है। और बच्चे छोटा हो बड़ा हो, मतलब पहले साल से लेके 5वें 10वें साल तक, तो हर वक्त उसमें यूजिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो कैसे कंट्रोल किया जाए उसे? देखिए, मोबाइल का यूज़ सबसे पहले तो होना ही नहीं चाहिए कि अगर बच्चा जिस माहौल में रह रहा है, अगर वहाँ पर मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ऑटोमैटिकली बच्चा भी मोबाइल यूज़ करेगा। ठीक है? ये ये ऑनलाइन सेशन के की वजह से ज्यादा यूजिंग हो गई है। जी, आप ज़ाहिर है आप जैसे कि आप जानते हैं कि एक पैंडेमिक सिचुएशन कोविड की वजह से भी मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा, स्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा और उससे हम्म। पहले भी बच्चे जो है वो मोबाइल स्क्रीन और यूज़ करते चले आ रहे थे और जब कोविड हुआ तो उसके बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया स्क्रीन टाइम। अच्छा, स्क्रीन टाइम होने से ये होता है कि जितना ज़्यादा बच्चे स्क्रीन के सामने बैठेंगे उतने ज़्यादा जो हैं बच्चों के स्ट्रेस लेवल या मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स हैं, वो न्यूरो केमिकल्स हैं, वो डिस्टर्ब। जब बच्चों के न्यूरो केमिकल्स डिस्टर्ब होंगे और उनको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, लत पड़ जाएगी, तो वो ये उनके ये न्यूरॉन जी। केमिकल्स क्या है? न्यूरॉन्स केमिकल्स? न्यूरोकेमिकल्स बेसिकली हमारे ब्रेन में मुख्तलिफ हिस्सों में और नर्वस सिस्टम में कुछ खास किस्म के न्यूरल मैसेज ट्रांसलेटर्स और केमिकल्स होते हैं जो न्यूरल साइनेप्सिस जब बनते हैं तो उनके दरमियान न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं जो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं किसी खास इवेंट, किसी खास मौके पर कोई खास न्यूरोकेमिकल निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल देखते वक़्त या जंक फूड खाते वक़्त या कोई स्पोर्ट्स खेलते वक़्त एक खास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल रिलीज़ होता है जिसको डोपामाइन कहते हैं। और हम्म। आजकल जी। ये कोई ये ऐसा लगता है कि ये जो जो आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया, ये तो बिल्कुल नशे वाली सूरत-हाल हो जाती है बच्चों में कि वो हर वक्त उनको वो चाहिए। जी, बिल्कुल, डोपामाइन जो है एक रिवॉर्ड केमिकल आप इसको कह लें या द केमिकल ऑफ मोर जिसको आप कह लें, आई वांट मोर। इसके ऊपर बुक भी लिखी गई है, द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। तो ये एक रिवॉर्ड केमिकल है, ये उस वक़्त रिलीज़ होता है जब बच्चे को किसी चीज़ का हम रिवॉर्ड देते हैं। एक तो नॉर्मल रिवॉर्ड होता है और एक वो होता है जो एबनॉर्मली आप रिवॉर्ड कर रहे होते हैं बच्चों को लाइक मोबाइल देकर या जब बच्चा जंक फूड खा रहा होता है उस वक़्त भी डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। जब बच्चा किसी भी किस्म की एडिक्शन का जो भी शिकार है, तो जब वो उसको एडिक्शन पूरी करने को मिल जाती है, तो उसके जो डोपामाइन रश हैं, उनको डोपामाइन की वजह से रिलैक्सेशन मिल रही होती है, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन देख रहे हों, चाहे वो जंक फूड खा रहे हों। जी, जंक फूड की आपने बात की कि आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और हमारे बच्चे उसकी वजह से उनमें अच्छी हेल्थ भी नहीं है। और अच्छी हेल्थ नहीं है तो वो बिल्कुल उनकी एक्टिविटीज़ भी अच्छी नहीं है। तो उनको कंट्रोल कैसे करें?
कि बच्चों को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मेरे ख़्याल से लगाना चाहिए। और अगर अब आजकल ऐसा है माहौल कि हम बाहर भी ज़्यादा लेकर नहीं जा सकते, तो घर में ही एक ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें। बच्चों के साथ एक प्ले पार्टनरशिप होना पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी है। एक ख़ास वक़्त होना चाहिए आपके घर में जिसमें बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, जो 1 घंटा या आधा घंटा जो क्वालिटी टाइम होना चाहिए वो आपका बच्चों के साथ। उसमें एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक बॉन्डिंग और अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ट्रस्ट लेवल भी बिल्ड होता है और उससे बच्चा जो है अपने प्रॉब्लम्स भी आपको उस में शेयर कर सकता है। और आगे जाकर जब बच्चा बड़ा होता है, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर कर अपने प्रॉब्लम्स बाहर के लोगों को बताने के बजाय आपको बताएगा। मैं लोगों को ये सिखाती हूँ कि और ये कोच करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ या खुद अपने भी कॉग्निटिव लेवल पे आप अपने आप की कैसे हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली मेरा कॉग्निटिव न्यूरो साइंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर में मेरा जो शोबा है वो है पॉजिटिव पेरेंटिंग का, और मैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के ही हवाले से आज बात करने आई हूँ टू बी फिट पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे। तो पहले हम कॉग्निशन की बात कर लेते हैं कि लफ्ज़ कॉग्निशन का आखिर मतलब क्या है, तो बात ज़रा क्लियर हो जाएगी। कॉग्निशन का मतलब है वो तमाम प्रोसीजर्स जो हमारा दिमाग डिफरेंट लेवल्स पे करता है, यानी कि हमारी सोच, हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान, यानी कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस, अटेंशन, फोकस, मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और बच्चों का लैंग्वेजेस को सीखना और डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट स्टेजेस पे बच्चों का मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करना, ये सब कॉग्निशन है। बेसिकली शऊर और लाशऊर के दरमियान और कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के दरमियान ये एक कॉग्निशन है, इंटर कनेक्शन है, इंटीग्रेशन है। यानी कि जो कॉग्निटिव हमारा जो सिस्टम है दिमाग का, ये एक इंटीग्रेटेड और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। आप इसको ऐसे समझ लें जैसे कि घड़ी है, घड़ी की मुख्तलिफ उसके व्हील्स होते हैं, उसको आप गिरारियां कहते हैं। तो वो तमाम गिरारियां एक साथ चलती हैं, और ये समझिए किसी मशीन की 8-10 कोई गिरारियां हैं और उनके ऊपर एक ही रबर है और वो घूम रही हैं। एक जो है वो थिंकिंग प्रोसेस के लिए, एक लैंग्वेज के लिए है, एक हियरिंग के लिए है, डिफरेंट वो गिरारियां। तो एक भी गिरारी में अगर बीच में जरा सा भी कोई कंकर आ जाए या नेगेटिविटी कोई आ जाए, नेगेटिव सोच का एक जरा सा भी शायबा आ जाए, तो तमाम गिरारियों पर उसका असर पड़ता है। जैसे कि अब घड़ी की एक गिरारी अगर रुक गई, तो सेकंड की सुई अगर रुक गई या मिनट की सुई रुक गई, तो पूरे टाइम पे, पूरी स्पेस पे उसका असर पड़ेगा। तो ये कॉग्निशन है। अब बात करते हैं बच्चों के डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉग्निशन की, कि बच्चों के कितने लेवल्स होते हैं। तो जीन पिगेट 1952 में जीन पिगेट नाम के एक स्विडिश साइंसदान थे, बेसिकली फिलोसोफर थे, जिन्होंने 4 लेवल्स बताए थे बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिहाज से, जिसमें सबसे पहला जो स्टेज था वो सेंसरी मोटर स्किल्स के हवाले से था। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके तमाम जो सेंसेस हैं, यानी कि देखने के सेंसेस, सूंघने के सेंसेस, चखने के सेंसेस, या छू कर माँ का लम्स महसूस करने के सेंसेस, उनसे वो दुनिया की तमाम इंफॉर्मेशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये एब्जॉर्बिंग की स्टेज होती है। बच्चा सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसका दिमाग उसके लिहाज से उसके न्यूरॉन्स बन रहे हैं। अब उस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के दौरान उसकी माँ का उसके साथ होना या उसके पेरेंट्स का उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है, या उसके गार्जियंस का उसके साथ होना। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल मेरे लिए आया है, व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आप ये समझ लें कि दिमाग जब बनना शुरू होता है बच्चों का, पैदाइश से पहले ही बच्चों के दिमाग के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। जो दुनिया के जो आउटर माहौल होता है, जो वो माँ के अंदर महसूस कर रहा होता है, उसके हवाले से, उसके ज़रिए से कुछ कनेक्शंस बन जाते हैं। सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स बेसिकली, जो जेनेटिकली भी मिलते हैं और बाकी वो बाहर के असरात की वजह से भी बनते हैं। जेनेटिकली जो सेल्स मिलते हैं वो इतने इनफ होते हैं
कि उनका एक खास प्रोसीजर होता है जिसकी प्रोसीजर के जरिए से वो शेड हो जाते हैं, यानी कि खत्म होने लगते हैं अगर उनको सही से यूज ना किया जाए। और कुछ न्यूरॉन्स बनते हैं, दिमाग के सेल्स होते हैं, एक वायरिंग होती है, आप ये समझ लें, आप ये समझ लें बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि एक स्टर्डी एंड ग्राउंड फाउंडेशन ये देते हैं बच्चे को, सेल्स होते हैं, और ये सीरीज और पैरेलल सर्किट्स की तरह एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, और एक मैसेज दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाकर ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, तो ये मैसेज को कैरी करते हैं, डिफरेंट मैसेजेस को कैरी करते हैं, जो बच्चा बाहर की दुनिया से ले रहा होता है या फिर अपने अंदर से ले रहा होता है। इन न्यूरॉन्स के दरमियान में न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, जो खास किस्म के केमिकल्स होते हैं, और आजकल एक बहुत जबरदस्त केमिकल का बहुत शोर मचा हुआ है जिसको कहते हैं डोपामीन। तो डोपामीन रश क्या है या डोपामीन क्या है? डोपामीन, जी जी, डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो बच्चों में या किसी में भी जब रिलीज होता है, जब कोई इंडिविजुअल एक्साइटेड है या उसको रिवॉर्ड मिल रहा है किसी चीज का, तो डोपामीन इज अ रिवॉर्ड केमिकल। और डोपामीन जब भी मिलता है बच्चे को जब वो मोबाइल स्क्रीन देख रहा होता है, और जब भी मिलता है जब वो जंक फूड खा रहा होता है। डोपामीन एक एडिक्शन का केमिकल है, और ये ऐसे ही है जैसे कोई एडिक्टेड इंडिविजुअल है, उसके अंदर वो केमिकल रिलीज हो रहा है। तो मोबाइल स्क्रीन की एडिक्शन भी उतनी ही खतरनाक है, जंक फूड की एडिक्शन भी उतनी ही खतरनाक है, या मोबाइल के ऊपर डिफरेंट जो गेम्स आजकल हैं उसकी एडिक्शन भी उतनी ही खतरनाक है जैसे कि एक एडिक्टेड पर्सन होता है। मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलने से बच्चों के अंदर स्ट्रेस लेवल देखा गया है, और स्ट्रेस लेवल होता है, और उसके बहुत सारे वाकयात जो हैं मंजर आम पर आ चुके हैं, और आप लोगों को बखूबी पता है कि बच्चों के अंदर भी स्ट्रेस पाया जाता है। जी, तो स्ट्रेस के हवाले से बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस के ऊपर भी काफ़ी स्टडीज हो चुकी हैं। बेसिकली कार्ल सी बेल प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था अपना, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी ने उनका पेपर पब्लिश किया था, आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने स्ट्रेस लेवल पे बात की थी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के ऊपर बात की थी जो बच्चों में पाया जा रहा था। लेकिन वो किस किस्म के बच्चों में पाया जा रहा था? जिनके ऊपर डायरेक्ट कोई वायलेंस या डायरेक्ट कोई टॉर्चर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उनके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर स्ट्रेस के पाए जा रहे थे। अब ये बच्चों के माहौल के लिए हवाले से भी होता है कि बच्चों को माहौल कैसा मिल रहा है, घर का माहौल कैसा है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, या स्क्रीन से भी हो सकता है कि वो स्क्रीन के से बहुत सारी चीजें ऐसी देख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, या उसके घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, या वो अपने बाप को अपनी माँ को के ऊपर तशद्दुद करते हुए देख रहा है। तो वो जो इनडायरेक्ट वायलेंस है, जी, ह्यूमन ब्रेन कॉग्निशन के हवाले से बात कर रही थी मैं शुरू में, मैं दोबारा बता देती हूँ। ह्यूमन कॉग्निशन बेसिकली शऊर और लाशऊर, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि ठोस सॉलिड दुनिया और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का इम्तिजाज है, एक हसीन इम्तिजाज है। और अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो ह्यूमन कॉग्निशन जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। जी, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेस के हवाले से कि बच्चों के अंदर भी स्ट्रेस लेवल पाया गया, ऐसे बच्चों में जिनके ऊपर डायरेक्ट वायलेंस या तशद्दुद नहीं हुआ किसी भी किस्म का, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेस लेवल पाया गया स्टडीज में। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ये पेपर पब्लिश हुआ था। कार्ल सी बेल प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के, उन्होंने स्टडी की थी। तो जब उन्होंने स्टडी की एक ग्रुप को लेकर, तो उन्होंने देखा कि ऐसे बच्चों में भी वायलेंस जिनके ऊपर डायरेक्टली नहीं हुआ स्ट्रेस है, क्योंकि घर के माहौल की वजह से या मे बी मोबाइल की वजह से, या जो उस रीजन या उस जगह का जो माहौल है जहाँ पर जनरली स्ट्रेस पाया जाता है लोगों, या घर में अगर माँ के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, तो ऐसे बच्चों का भी कॉग्निटिव लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। जी, तो न्यूरॉन्स पे बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से न्यूरॉन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये ग्रे मैटर होता है जो आपके कॉर्टेक्स के ऊपर होता है, तो जितना भी ग्रे मैटर होता है, ग्रे एरिया होता है दिमाग का, वो न्यूरॉन्स का होता है।
न्यूरॉन्स को आप ऐसे समझ लें जैसे आप कोई बिल्डिंग बनते हुए देख रहे हैं और बिल्डिंग के ब्लॉक्स पहले एक स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है और फिर उसके अंदर पिलर्स लगाए जाते हैं और फिर पिलर्स के ऊपर गार्डर डाला जाता है और लंबर जमा किया जाता है, यानी कि जो माल मसाला होता है वो जमा किया जाता है। तो जितना अच्छा लंबर होगा उतने अच्छे न्यूरॉन्स बनेंगे, जितना अच्छा माहौल मिलेगा बच्चों को उतने अच्छे बच्चे के न्यूरॉन बनेंगे। और डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट किस्म का माहौल होना बहुत ज़रूरी है और ये जिम्मेदारी पेरेंट्स के भी है और जो इमीडिएट गार्जियन है उनकी भी होती है, या टीचर या स्कूल में मौजूद एक टीचर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को किस तरीके से ट्रीट कर रही है या ट्रीट कर रहे हैं। तो बच्चों के 4 लेवल्स होते हैं। सेंसरी मोटर लेवल होता है जिसके अंदर बच्चा जो है वो चख कर, देख कर, टेस्ट करके या सुन के दुनिया को परसीव कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसमें बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा माँ से अटैचमेंट क्रिएट करता है। लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चों के अंदर लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं। फिर 2 से आगे 7 साल तक के बच्चों में डिफरेंट एक लेवल होता है, सेकंड स्टेज है। तो उस स्टेज के अंदर लैंग्वेज की और स्टडी फाउंडेशन बनती है और उसके अंदर बच्चा जो है ईगो सेंट्रिक होता है, उसका ईगो होता है और उसके अंदर बच्चा पुरतजस्सुस होता है। जी बिल्कुल, दीज ऑल लेवल्स आर रिलेटेड टू ब्रेन, ये सब इंटरकनेक्टेड है। न्यूरो साइंस ऑफ कॉग्निटिव जो बिहेवियर है उसने न्यूरल कनेक्शंस कॉग्निशन के साथ जोड़ दिए हैं। दिस इज कॉल्ड द न्यूरो साइंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर। जैसे जैसे दिमाग के लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे बच्चे का लेवल बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल एक लेवल जो प्रिमिटिव लेवल होता है बच्चे का, जो सबसे फर्स्ट लेवल होता है वो रेप्टिलियन ब्रेन का होता है या लिम्बिक सिस्टम का होता है, जो बच्चे में डेवलप होता है। रेप्टिलियन ब्रेन क्या होता है? रेप्टिलियन ब्रेन इज अ लिजर्ड ब्रेन, इसको भी कहते हैं, बहुत ही पुराना और एंशियंट ब्रेन, जिसके बेसिकली 3 ही फंक्शंस होते हैं, फ्लाइट, फाइट या फ्रीज। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको इन तीनों कामों के अलावा और कोई काम नहीं आता। वो हर बात पे रोने लगता है। अगर उसको भूख भी लग रही होगी तो वो रोएगा, अगर उसका डायपर चेंज करना है तो वो रोएगा, अगर उसको माँ नजर नहीं आ रही है तो वो रोएगा, या अगर उसकी जगह चेंज हो गई है तो वो रोएगा। तो बच्चे के पास एक ही किस्म का इमोशन होता है, एक ही किस्म की आवाज होती है अपने इमोशंस शेयर करने के लिए, वो है एंगर, रोना या चिड़चिड़ाहट। तो अब अगर उस लेवल पे बच्चे के को ये समझाने की कोशिश की जाए लॉजिक और रीजनिंग से, तो बेसिकली उसकी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि दिमाग का वो लेवल, वो पार्ट अभी बना ही नहीं है जो लॉजिक लॉजिक और रीजनिंग बच्चे के अंदर डेवलप करता है। फिर दूसरा लेवल आता है इमोशनल, लिम्बिक, इसको इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशनल ब्रेन भी कहलाता है, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। फिर उसके ऊपर तीसरा लेवल आता है जो कि लॉजिकल ब्रेन होता है। तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि न्यूरो साइंस इज इंटरकनेक्टेड विद कॉग्निटिव बिहेवियर्स। जैसे जैसे ब्रेन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बच्चे का सीखने का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल, बेसिकली कॉग्निशन तो उसी वक्त शुरू हो जाती है जब बच्चा भी इस दुनिया में आया भी नहीं होता, उसी वक्त न्यूरल उसके साइनेप्सेस बनना शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली जब बच्चा एक फीटस होता है तो सिर्फ 3 मिलीमीटर की एक न्यूरल ट्यूब होती है, वहीं से एक बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ शुरू होती है जब बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं होता। फिर उसके बाद बिलियंस एंड बिलियंस न्यूरॉन्स जमा होते चले जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होते हैं, देन रेप्टिलियन ब्रेन बनता है, फिर लिम्बिक सिस्टम बनता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके लेवल्स इंक्रीज होते हैं। अच्छा, जब बच्चे का पूरी तरह से जो लॉजिकल ब्रेन बनता है वो टीनेजिंग के भी बाद आके बनता है, तो आप टीनेजर्स से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी लॉजिक को अपनी एज में समझ जाएंगे। सो उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं बच्चों को डील करने के। अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, गुस्से में है, तो उसके पास जाकर उसको कंफर्ट करना बहुत जरूरी है। ये कहना काफी नहीं होता कि आई कैन अंडरस्टैंड यू, ठीक है, आई नो दैट यू आर इन पेन बट, अब ये जो आप बड़ा सा बट लगा देते हैं
कि लेकिन तुम्हें ये करना चाहिए था, तो ये बच्चा वो वाला लेकिन जो है समझ नहीं सकेगा। आप पहले बच्चे की जो सिचुएशन है, अगर वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करें। न्यूट्रलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। और माँ तो बहुत आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। आप बच्चे को के पास जाकर बैठें, उसको कंफर्ट करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी साउंड को और अपनी टोन को, हर चीज को काम रखें। अगर आप बच्चा अगर रो रहा है गुस्से में, अगर आपकी आवाज भी उसके ऊपर से गुस्से में, तो बच्चा कहेगा कि ये तो प्लेन का जो जो मेरा प्लेन उड़ाने वाला पायलट था, वो कॉकपिट से निकल के वो खुद बाहर आ गया है, क्योंकि वो सिचुएशन से खुद घबरा गया, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो आपको कॉकपिट के अंदर रहना है। कॉकपिट के अंदर रहते हुए आपको काम वॉइस, काम बॉडी एंड काम आईज, आपके इमोशंस काम होने चाहिए। देखिए, आपको अपने आप को मॉडल करना है। जब तक आप अपने आप को मॉडल नहीं करेंगे, बच्चा उस चीज को सीखेगा नहीं। आपको मॉडल बनना है, तो बच्चा एम्पैथाइज करेगा कि देख कि मेरी जो माँ थी या मेरे जो वालिद थे या मेरी वालदा हैं, उन्होंने इस सिचुएशन में मुझे इस तरीके से डील किया। वो बच्चा एक लेवल पे आके सीखेगा जब आप रिपीटिवली ये चीज करते रहेंगे। फौरन से ज़ाहिर नहीं सीखेगा, एक दिन में नहीं सीखेगा। उसको सीखते सीखते ज़ाहिर उसकी एक खास एज है जिसमें आके वो सीखेगा, लेकिन आपने अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखनी है। जी, एक सवाल आया है, हाउ कैन बी कंट्रोल। जी बिल्कुल, देखिए रूड बिहेवियर्स तो सिर्फ प्यार से ही कंट्रोल हो सकता है। कि आप अच्छा प्यार देने का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को बिगाड़ दें। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। मैं यही बात कर रही थी कि आप अपने टोन को काम रखें। अगर आप रूडनेस के ऊपर रूडनेस दिखाएंगे तो बच्चा कहेगा कि ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रही है, ये समझ ही नहीं रहे, मैं यहाँ परेशान हूँ, मेरा बिल्डिंग ब्लॉक से बनाया हुआ पूरा एक बिल्डिंग टूट गई है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है ये। बच्चे ने अगर कोई छोटी सी भी चीज हो, इसने ड्राइंग बनाई है वो खराब हो गई है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। सो यू कंसिडर इट एज एन अलमिया। ठीक है, आप इसको एम्पैथाइज करें। जब आप खुद इसको एम्पैथाइज करेंगे तो बच्चा एम्पैथी सीखेगा। जब आप अपनी वॉइस काम रखेंगे तो बच्चा अपने आप को काम रखेगा। ठीक है, और इसी तरह से आप गुस्सों को भी कंट्रोल कर सकते हैं आपस में भी। मेरे ख्याल से सिर्फ बच्चों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, ये आपस में एडल्ट्स के दरमियान भी अप्लाई होता है। काम थ्योरी ऑफ कामनेस इसको कहते हैं। calm voice, calm body, and calm tone. Everything should be calm. Ji, any more questions? तो आई थिंक मैं स्टेजेस के हवाले से ही बात कर लेती हूँ अभी। तो बच्चे की जो तीसरी स्टेज होती है, 2 स्टेजेस पे हम बात कर चुके थे। थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है कॉन्क्रीट स्टेज। फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बताई थी सेंसरी मोटर, सेकंड मैंने आपको बताई थी प्री ऑपरेशनल, और थर्ड इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ इज द फॉर्मेटिव ऑपरेशन स्टेज। थर्ड जो लेवल है बच्चे का, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फर्स्ट है 0 to 2 years, थर्ड है 2 years to 7 years, और जो ये सेकंड है 2 years to 7 years। थर्ड ऑपरेशनल जो लेवल है, प्री ऑपरेशनल जो लेवल है, कॉन्क्रीट लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर बच्चा जो है वो सेकंड लेवल पे जो इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाता है अपने टॉयज के साथ, इधर वो उनको कॉन्क्रीट शक्ल देना शुरू कर देता है। तो सेकंड लेवल पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चे की इमेजिनेशन के अंदर पॉजिटिव इंटरवीन करें, पॉजिटिव प्रॉम्प्ट्स दें, पॉजिटिव उसको इशारे दें उसकी इमेजिनेशन की दुनिया को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्योंकि अभी थर्ड स्टेज आने वाली है और उसकी इमेजिनेशन में जो उसने दुनिया बनाई है, मे बी उसने इमेजिनरी साइंस लैब बनाई है या वो इमेजिनरी साइंटिस्ट बन के अपने टॉयज के साथ खेल रहा है। तो थर्ड जो लेवल है, कॉन्सेप्चुअल लेवल, वो अपनी इमेजिनेशन को कॉन्सेप्ट देना शुरू कर देगा। वो पुरतजस्सुस हो जाएगा, वो खोजी बच्चा हो जाएगा, वो सवाल बहुत करेगा। तो आपने ऐसा बनना है कि उसके सवालों का जवाब आपको देना आता हो। तो बेसिकली जो हमारा विजन है क्रिएटिव ब्रेन का, वो यही है कि माँ को इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि वो बच्चों के सवालों को केटर कर सके, और अगर नहीं कर सकती है तो कोई ऐसा मेंटोर होना चाहिए कि वो बच्चों के सवालों को केटर करे। या माँ अब खुद अपने आप को इतना एजुकेट कर ले
रिसर्च करे, बच्चों के सवालों का जवाब दे। जी जी बिल्कुल। ये तो बहुत दफ़ा मैं अभी बता भी चुकी हूँ कि बच्चा जब रो रहा है या एंग्री है या वो रो रहा है, तो आप जब उसको you just bring your child closer to you, give him or her a hug maybe and pat her and उसको ये बताएं कि मैं समझ सकती हूँ आप परेशान हैं, यू कैन टेक योर टाइम। आप बच्चे को रोता हुआ छोड़कर अकेले कमरे में बंद नहीं कर देंगे। देखें, टाइम आउट कोई रीजन नहीं है, आपको टाइम इन देना पड़ेगा। टाइम इन का मतलब है कि जब बच्चा रो रहा है, एंग्री है, तो आप उसके साथ बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं और उसको पानी ऑफर करें। और जिस ज़ाहिर है, अब वो आप इसको ये तो नहीं कह सकते कि आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको फौरन से नहीं शुरू करा सकते, बट जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को आप अपने काम वॉइस और काम बॉडी टोन से आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर प्ले पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं। और जैसे कि टू बी फिट पाकिस्तान का एक गोल है, मोटो, एक पैगाम है कि बच्चों के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज का बच्चों की लाइफ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों की जितनी भी एनर्जी होती है ना, जो इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर होती है। बेसिकली हम लोग आजकल घरों में बहुत ज्यादा बंद हो गए हैं और कैद हो गए हैं, और इस पेंडेमिक की वजह से भी बच्चों ने काफी अरसे से आना जाना छोड़ दिया, तो और ज्यादा चिड़चिड़ाहट आ गई है। तो उसके लिए बहुत जरूरी कि उनको किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व करें। तो फिजिकल एक्टिविटी होना बच्चों की लाइफ में बहुत जरूरी है। आप खुद भी एक्सरसाइज करें और बच्चों को भी एक्सरसाइज करें। डेली आपका अगर रूटीन होगा, कंटिन्यूटी में एक रूटीन चल रहा होगा, तो बच्चे को खुद ही आदत हो जाती है कि वो जब अपने घर में लोगों को देख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम है मेरा जब मैं बैठ के पढ़ रही होती हूँ, तो जो मेरी बेटी है वो भी उसी वक्त बैठ के पढ़ना शुरू हो जाती है, बुक रीडिंग करना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज किया, तो फिर वहां मुझे चेंज नजर आया। जब तक मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया था, मुझे कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। जब मैंने खुद अपने ऊपर काम किया, तब एक ड्रास्टिक और फंटास्टिक चेंज आया कि मैं देखकर भी हैरान रह गई। ये एक जीती जाती एग्जाम्पल है जो कि मेरी अपनी जिंदगी से मैं आपको दे रही हूँ। तो फिजिकल एक्टिविटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों की लाइफ में। आई थिंक, थैंक यू सो मच। काफी बातें हमने कवर करी हैं। थैंक यू सो मच सलीम साहब टू कॉल मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड टू शेयर whatever I had to share। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।